पढ़ेंगे PCOS, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इसका इस वर्ड का मतलब क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब कि जो ओवरी है उस ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं, ठीक है। तो ये सिस्ट कैसा दिखता है एक्सरे में, मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये सिस्ट जो है ना ऐसे 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 दिखता है, ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। इसी में ना मैं तुझे एक और चीज़ बता रहा, जब हम लोग वो जो IVF करते हैं ना, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या करते हैं कि जिस भी इंसान को बच्चा नहीं हो रहा तो उसके ओवरी में बहुत सारे ओवम बनाते हैं, 4 या 5 ओवम बनाते हैं, और उससे फिर एम्ब्रायो बनता, ठीक है। और वो एम्ब्रायो को बाहर निकाल देते हैं और टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। उसमें से जो अच्छा होता है उसको फिर जाके जो यूटेरस है, यूटेरस के लाइनिंग में बिठा देते हैं। तो ये नॉर्मल IVF का प्रोसेस है। तो अब मैं ये अभी क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा ना कि IVF में क्या होता है कि हम लोग जो है ना बीटा HCG इंसान को शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत बार जो है ओवरी के अंदर, ओवरी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही ये बन जाते हैं, ओवम्स बन जाते हैं। तो उसको बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है। OHSS ये उसका नाम है। तो वो मैं इसलिए बता रहा अभी बिकॉज PCOS में भी बहुत सारे जो हैं पॉलीसिस्टिक बहुत सारे बन जाते हैं, और ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में भी बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन देख रही है दोनों का फ़र्क, देख रही है कि यहाँ पर क्या है, पूरे इसमें है ऐसे हर जगह है, लेकिन इसमें क्या है साइड 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 में है। तो ये दोनों फ़ोटोज़ जो है ना, ये फ़ोटोज़ आते हैं एक्सरे नहीं USG, और वो USG में दिखता है। तो वो आगे पढ़ा दूंगा, बस अभी तू दिमाग में रख कि ऐसा टाइप का अगर तुझे क्वेश्चन मिला जो मैं दिखाने वाला हूँ, मैं बस ऐसे ही साइड में एक चीज़ तुझे बता दे रहा था कि ऐसा भी एक कुछ एक होता है, जो बाद में तू कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं अभी ही बता दे रहा। बाद में जब हम लोग ये वाला चीज़ पढ़ेंगे ना, तब मैं PCOS फिर से बताऊँगा थोड़ा सा, तो तू रिलेट कर पाए, ठीक है। इसको भूल जा मतलब हटा दे। तो ये था PCOS। तो अब PCOS का यहाँ पर पढ़ते हम लोग ये चीज़ें क्या क्या लिखी हुई है। तो PCOS में क्या लिखा है ना कि इट इज़ मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ये हो गया MCQ। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन इज़ PCOS, ओके। मोस्ट कॉमन ऑफ हिरसुटिज्म। अब हिरसुटिज्म क्या होता है, जब शरीर में बहुत ज़्यादा बाल जो है ना, हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। ये क्या फ़ोटो बना रहा, छोड़, समझ जा कि हिरसुटिज्म मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर होना, उसको हिरसुटिज्म बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिरसुटिज्म क्या है, PCOS है 75%, बाकी इडियोपैथिक है। तो ये CAH और ये ओवरियन ट्यूमर इनको छोड़िए बाद में, अभी PCOS कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म। अब हम लोग ने याद कर एक पढ़ा था पिछले कुछ, जहाँ पर जब मैं मुंबई में था, हमने एक चीज़ क्या पढ़ा था कि एंड्रोजन जो है वो क्या होता है, एंड्रोजन, ठीक है, वो लड़कियों में ईस्ट्रोजन बनाता और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बनाता। तो एक हमने एंडोमेट्रियोसिस के टाइम पे एक पढ़ा था जिसमें बोला था मैंने कि ईस्ट्रोजन ना बने, ठीक है। तो एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन बनने का जो प्रोसेस है इसको हम रोक देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाने लगता है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल उगने लगते, हिरसुटिज्म होने लगता। तो ये भी ऐसा ही है, इसमें हम लोग कोई भी मेडिसिन दे के इसको बंद नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। उसमें इसमें क्या हो रहा है ना कि बॉडी में एंड्रोजन का जो एक अमाउंट है, सोच एक X अमाउंट होना चाहिए, जो फिर Y अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन बनाता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। इसमें क्या हो जा रहा है ना, इसमें 3X अमाउंट ऑफ एंड्रोजन बन जा रहा है, लेकिन इसके पास जो भी एक मटेरियल है, जो भी एक माल मटेरियल है जो इस X अमाउंट को Y अमाउंट में ईस्ट्रोजन में बनाता, वो तो उतना ही है। तो वो क्या कर रहा है, X अमाउंट को Y में बना दे रहा है, बट 3X हो गया है ना, ज़्यादा ही एंड्रोजन बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चे हुए जो 2X है वो क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन में बन जा रहे, वरना ये ऑटोमेटिक फिर फैट में डिपॉजिट हो जा रहा, और उसके वजह से क्या हो रहा है, इंसान जो है वो मोटा हो जा रहा, वो मोटा हो रहा है। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा बाल, उसके शरीर में दाढ़ी जैसा, मूंछ जैसा, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं। और तीसरा, उसको एन ओव्यूलेशन हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा भी एंड्रोजन जो है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अब देख, एन ओव्यूलेशन
हो जा रहा है ये इरेगुलर साइकिल, हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो रहा है। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है कि हैज़ नो सिस्ट, पॉलीसिस्टिक जो है ये क्या है, नाम है पॉलीसिस्टिक लेकिन कोई सिस्ट नहीं है इसमें। उसका जो ओवरियन ऑफ स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है, लेकिन अंदर में बहुत सारे ऐसे बन जा रहे हैं स्मॉल फॉलिकल्स, ये फॉलिकल बन जा रहा है, नॉट सिस्ट बट फॉलिकल्स। यहाँ पर हाँ ये देख मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स बन रहे हैं पेरीफेरी में। पेरीफेरी मतलब क्या होता है, नेकलेस ऑफ पर्ल्स, देख रही नेकलेस की तरह। नेकलेस कैसा होता है, नेकलेस ऐसे होता है ना, ऐसे करके नेकलेस होता है। और पेरीफेरी किसको बोलते हैं कि साइड साइड बाउंड्री, तो वही मैं बोल रहा कि पीसीओएस में ऐसे 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 करके बन जाते हैं। लेकिन जो ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो अभी मैंने ऊपर बताया था उसमें क्या था, पूरा मिक्स एकदम डुपू 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 हर जगह, ठीक है। तो इसमें कैसा हो रहा है, मोर देन 20 सच फॉलिकल पर ओवरी। सोच एक ओवरी में 20 ऐसा ऐसा 20 बन जा रहा है एक ओवरी के अंदर। तो सोच कितना घना एकदम, कितना घने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कितने सारे हो जा रहे हैं अमाउंट। ओवरियन और ओवरियन वॉल्यूम जो है वो मोर देन 10 ml हो जा रहा है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के हिसाब से। अब टाइप्स, दो टाइप्स के हैं, ठीक है। अभी टाइप 1 और टाइप 2, तब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें जो है टाइप 2 में उसमें ओवरियन डिस्फंक्शन के साथ सिर्फ ओवरियन डिस्फंक्शन हो रहा है। यहाँ पर पीसीओ मॉर्फोलॉजी, एक सेकेंड, ओवरियन डिस्फंक्शन पीसीओ मॉर्फोलॉजी छोड़, ये वाला मेरे को भी उतना अभी कंफर्म मैं नहीं हूँ, छोड़ इसको। 4 टाइप्स होते हैं, ओके ठीक है। पीसीओएस के 4 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 2 3 4, दैट्स इट, ख़त्म। इसका कोई एमसीक्यू आया तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ के समझ जाएंगे, बट इस मोमेंट पे अभी वो अगर नहीं आ रहा, मेरे याद नहीं आ रहा इसका कि कैसे करके समझाऊँ, तो उसको छोड़ अभी। अब यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी, ये अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है ना कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएस देता है पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच ये दोनों भेजता है, किधर भेजता है, ओवरी में, ठीक है। अब फिर उसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। फिर ईस्ट्रोजन जो है वो जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ईस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है, तो एफएसएच कम गिरता है। लेकिन अगर अब ईस्ट्रोजन, पिछले वाले वीडियो का थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि ईस्ट्रोजन अगर कम है, लेस है, मेनोपॉज के टाइम पे ईस्ट्रोजन कम हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि एफएसएच जो है, जो ये हाइपोथैलेमस है, वो बोला अरे यार मुझे नेगेटिव फीडबैक आ नहीं रहा, मतलब ईस्ट्रोजन कम है, भेजो एफएसएच, भेजो 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 भेजो, तभी ना मोर देन 40 एफएसएच हो गया था इसमें मेनोपॉज के टाइम पे। यही रीज़न है, यहाँ पर ये उसका बनाया हुआ है फ़ोटो, ठीक है। तो ये बस एक डायग्राम है कि ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है एंडोमेट्रियम को, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। तो जब 28वें दिन पे जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है क्योंकि कॉर्पस लूटियम बनता है, तो ये क्या होता है, फिर निकलने लगता है, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज़ क्या पढ़े थे हमने, एंडोमेट्रियोसिस में कि पीछे भी जाता है ना, रेट्रोग्रेड होता है, उसके वजह से वो ओवरी में जाके जमा हो जाता है, फिर उसको पेन वेन होता है, जो हमने पढ़ा था, ओके। अब एफएसएच, ईस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, ये तो पता है तुझे। नाउ अब क्या होता है ना, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये अभी नॉर्मल फिजियोलॉजी हम लोग का नॉर्मली एक बार स्पीड में कर लेते हैं कि डे 14 में जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, तो उसमें क्या होता है कि 200 पिकोग्राम, पीजी को क्या बोलते हैं, पिकोग्राम, ओके। तो 200 पिकोग्राम ऑफ ईस्ट्राडियोल जो ईस्ट्रोजन है वो एलएच सर्ज करवाता है, जिसके वजह से ओव्यूलेशन होता है, जिसके वजह से कॉर्पस लूटियम बनता है, फिर प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसके वजह से फिर एंडोमेट्रियम जो है वो ऐसे थिक होता है। उसके बाद जब कॉर्पस लूटियम मर जाता है तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो फिर पीरियड्स हो जाते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर एलएच सर्ज जो है, जब एलएच सर्ज होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्मॉल फॉलिकल्स है वो स्मॉल फॉलिकल्स रप्चर नहीं करते और एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ होते रहता है और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है, और उसके वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो, प्रोजेस्टेरोन जब तक नहीं बनेगा तब तक एंडोमेट्रियम, वो जो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम होता है ऐसे साइड में सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, वो तो नहीं होगा।
और एस्ट्रोजन होते रहा मतलब ये बस बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा। जो मैंने तुझे एंडोमेट्रोसिस में बोला था कि ज़्यादा एस्ट्रोजन होने से वो ज़्यादा ठीक होता है, लेकिन उसके बाद प्रोजेस्टेरोन बन ही नहीं रहा था, वो ठीक 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 ही होते रहे, मतलब ठीक ही हो रहा है, वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है जिससे वो झड़ सके। तो इसको बोलते हैं एनोवुलेशन एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसको यही नहीं हो रहा, इसको पीरियड्स ही नहीं आ रहे। इसको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो एनोवुलेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ओवम नहीं बनना। ओवम अगर नहीं बना तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा, कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। लेकिन ईस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच के वजह से तो आ ही रहा है बॉडी में, और उसके वजह से छोटे जो फॉलिकल्स है वो बड़े ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो रप्चर ही नहीं हो रहे। जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स रप्चर ही नहीं हो रहा जिसके अंदर से ओवम निकले, और ओवम ही नहीं निकल रहा तो कॉर्पस लूटियम नहीं बन रहा, कॉर्पस लूटियम नहीं बन रहा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा तो सिक्रेटरी नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, पीरियड्स नहीं आ रहे उसको। ठीक है, ये हुआ। अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी कि 150 से 200 पिकोग्राम तक होता है, उसका प्रोजेस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनने के बाद यहाँ पर हो जाता है ये पीरियड्स। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियम जो है वो श्रेड करता है ड्यू टू इस्चेमिक विड्रॉल, जिसको ओलिगोमेनोरिया मतलब वेरी लेस ब्लड और वेरी लेस ड्यूरेशन के लिए भी। और एमेनोरिया कब बोलते हैं? जब उसने 3 साइकिल मिस कर दिए या फिर नो पीरियड फॉर 6 मंथ, तो अब उसको एमेनोरिया बोलते हैं। अब एक बात बता, एमेनोरिया होने का रीज़न क्या है? आइदर उसको मेनोपॉज हुआ होगा, नहीं तो वो प्रेग्नेंट हुई होगी, नहीं तो फिर प्रेग्नेंट के बाद जो 6 महीने का लैक्टेशन होता है तब एमेनोरिया होगा। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिर भी एमेनोरिया हो रहा है, तो इंसान सोचेगा ना कि ऐसा क्या हो गया कि जो मुझे एमेनोरिया हो रहा है। लेकिन सिर्फ उसको उस मोमेंट पे एमेनोरिया नहीं हो रहा है, वो जो 6 महीना है जब उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस मोमेंट पे वो मोटी हो रही है, उस मोमेंट पे उसको बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं। तो ये जो बज़वर्ड्स है ना, ये बज़वर्ड्स एग्ज़ाम के टाइम पे तेरे को काम आएगा, वो आगे बताऊँगा मैं वीडियो में। ये फ्री एंड्रोजन हिर्सुटिज्म छोड़, ये वही है, हाई एंड्रोजन है, एंड्रोजन हुआ, एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाने से वजह से हिर्सुटिज्म हो गया। ठीक है, वो नॉर्मल है, वो छोड़। एक ही चीज़ दिमाग में रख, पीसीओएस हिर्सुटिज्म, वाई एंड्रोजन ज़्यादा है, ख़त्म बात। हाई ईस्ट्रोजन डू नॉट कन्वर्ट इनटू एंड्रोजन, छोड़। ये देख, ये उसके बज़वर्ड्स है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है बॉडी, ओबेसिटी होने लगता है, ज़्यादा इंसुलिन उसके बॉडी में बन रहा है, मतलब उसका बॉडी जो है ना, उसका जो बॉडी में पेनक्रिया है, पेनक्रिया का जो बीटा सेल है, वो बीटा सेल बनाता है ना इंसुलिन, तो इंसुलिन बॉडी में सही बन रहा है, बीटा सेल नॉर्मल इंसुलिन बना रहा है जो ब्लड में घूम रहा है। लेकिन ब्लड में घूमने के बाद जो वो टिश्यू में अंदर जाता, वो टिश्यू में वो नहीं जा रहा, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब हो गया कि जो बॉडी के सेल्स हैं वो लोग इंसुलिन को अपने अंदर नहीं ले रहे, बट बॉडी का जो पेनक्रिया है वो नॉर्मल इंसुलिन बनाते जा रहा है। तो अब समझना कि नॉर्मली क्या होता था कि 10 मिलीग्राम, फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम इंसुलिन बॉडी में बनता था हर 10 घंटे में, और वो ले लिया जाता था बॉडी से। बट अब हर 10 घंटे में 10 मिलीग्राम इंसुलिन बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ले नहीं रहा है, तो फिर अगले 10 घंटे बाद फिर 10, फिर नेक्स्ट 10 आवर में 10, तो 10, 20, 30, 40 करके कितना ज़्यादा इंसुलिन, वैसे ही है ये 10 मिलीलीटर पर इंटरनेशनल यूनिट जो है मोर देन 25 हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी ले ही नहीं रहा है उस चीज़ को, उस इंसुलिन को बॉडी अपने टिश्यू के अंदर ले ही नहीं रहा। ठीक है, फिर ये पीसीओएस होने का रीज़न, एक और रीज़न ये है कि ये बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से है कि जो हम लोग का 17 OH होता है, 21 OH होता है, जो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम नाम का एक ये होता है, ये है आगे मुलेरियन डिसजेनेसिस नाम का चैप्टर है उसमें है, तो उसमें ये वाला चीज़ बताऊंगा। बट अभी बस ये याद रख कि एक 17 OH, 17 हाइड्रोक्सिल जो है इसको बोलते हैं 17 OH, और एक और वर्ड अभी याद रख 21 OH, ये दोनों चीज़ को भी याद रख, ये बाद में हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर में इसके बारे में। ओके, और हाँ, ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये मतलब गर्दन में, फिर नेप ऑफ द नेक, फिर एक्सिला में, फिर क्यूबर्टल फोसा में एकदम ब्लैक हो जाता है, वहाँ पर एकदम पूरा ब्लैक हो जाएगा,
तो उसको बोलते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसको गूगल में एक बार देख ले फ़ोटो, तेरे को समझ जाएगा। फिर हाँ, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम एक्स, ये मेडिसिन वाले बुक में है, सिंड्रोम एक्स। इसका मतलब क्या होता है ना कि इंसान जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है। और मोटा मतलब उसका पूरा बॉडी मोटा नहीं होता, उसका ये देख वेस्ट का साइज़ जो है, कमर का साइज़ है, वो अचानक से ऐसे साइड से बनने लगता है, ऐसे सेंट्रीपिटल ओबेसिटी इसको बोलते हैं ना, कि उसका कमर बढ़ने लगा। उसके पैर पतले पतले हैं लेकिन उसका कमर बढ़ने लगा, फिर उसका छाती भी नॉर्मल है लेकिन कमर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सेंट्रीपिटल ओबेसिटी इसको बोलते हैं। पेट बढ़ रहा है, कमर बढ़ रहा है, और कमर के साइड साइड में से स्ट्राइप्स आ रहे हैं। जैसे कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती तो कैसे उसका सिर्फ पेट बढ़ता है तो पेट के साइड साइड में से स्ट्राइप्स आने लगते हैं, वैसा होने लगता है। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स, जिसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड HDL ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। HDL क्या है? इट इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट ट्राइग्लिसराइड इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसके वजह से ये जो साइज़ है वेस्ट का वो सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है। हाथ उसका पतला है, उसके पैर उसके पतले हैं, बट उसका वेस्ट जो है वो ज़्यादा बहुत बढ़ रहा है। एंड OGTT ये क्या हो गया? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब इंसुलिन वाला मैटर। तो इंसुलिन वाला मैटर भी उसको शुगर हो गया है, देख डायबिटीज़ उसको होने लगा है। क्यों? क्योंकि उसका डायबिटीज़ होने का रीज़न क्या हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट है ना, बॉडी इंसुलिन बना रहा है बट टिश्यू इंसुलिन नहीं ले रहा है। इसका मतलब कि क्या हो जा रहा है कि उसको जब टेस्ट करे OGTT वगैरह तो उसमें क्या दिख रहा है अपने को कि शुगर है इंसान को, BP भी बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। अरे ये क्या खुल गया। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, अगर लॉन्ग टर्म किसी को रहा तो डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, CA एंडोमेट्रियम, CA ओवरी, ये सब चीज़ें होने के चांसेस है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। PCOS में तेरे को यही पूछा जाएगा। PCOS में बज़वर्ड, PCOS में एमेनोरिया, PCOS में हिर्सुटिज्म, PCOS में USG दिखाएगा। USG दिखा के बोलेगा कि 23 ईयर्स ओल्ड लड़की को एमेनोरिया हो गया है और मोटी हो रही है और उसको बाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बताओ क्या है? तो PCOS है। यही है PCOS का क्वेश्चन। इसका ट्रीटमेंट में वेट रिडक्शन करेंगे, लीड टू ओव्यूलेशन, मतलब पतली होगी तो उसके बाद उसको ये इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह के लिए जो भी मेडिसिन है वो देने का। मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के लिए देते हैं कि नहीं? हाँ, तो वही है। उसके बाद एक क्लोरिफॉर्म सिट्रेट होता है, ये क्या करता है? ये ओव्यूलेशन करता है। क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा ना इंसान को, उसका जो ओवम है, ओवम के अंदर बहुत सारे ओवरी के अंदर बहुत सारे ये फॉलिकल्स बन रहे हैं, लेकिन ये फॉलिकल्स फूट के जो ओवम बनाए और ओवम फिर ये क्या था वो कॉर्पस लूटियम बनाए, वही नहीं हो रहा। सिर्फ अंदर ही अंदर एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बन के ही ख़त्म हो रहे हैं, बन ही नहीं रहा है, ओवम ही नहीं बन रहा है, बस फॉलिकल्स बनने बैठे हैं। फिर ये मेडिसिन वगैरह वो सब देख लेना। ये एरोमेटेज इनहिबिटर, अब ये क्या है? एरोमेटेज इनहिबिटर जिसको बोलते हैं लेट्रोजोल, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। एरोमेटेज इनहिबिटर का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो एंड्रोजन है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म मैंने बोला था ना, तो जो एंड्रोजन जो बहुत ज़्यादा बन रहे, जो मैंने बोला था 3x एंड्रोजन, वो क्या कर रहा है कि ये उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने ही नहीं दे रहा। क्योंकि ज़्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा तो फिर एंडोमेट्रियोसिस और वो सब एंडोमेट्रियम का बढ़ना और वो सब फालतूगिरी भी चीज़ें हो रही है। तो उसके वजह से क्या कर रहा है, ये एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में बनने नहीं दे रहा है। और जब ईस्ट्रोजन नहीं बनने दे रहा है तो उसके वजह से फिर क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस को, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक ईस्ट्रोजन का नहीं जा रहा। और नेगेटिव फीडबैक जब हाइपोथैलेमस को ईस्ट्रोजन का नहीं जा रहा तो फिर हाइपोथैलेमस, जैसे पिछले बारे में मैंने मेनोपॉज वाले में क्या बोला था, हाइपोथैलेमस को ईस्ट्रोजन नहीं मिला तो वो बोला अरे क्या हो गया, जल्दी से FSH भेजो, धाड़ FSH भेज रहा है, तो विच इंक्रीज FSH। और अगर FSH को इंक्रीज़ कर दिया शरीर में तो वो जो ओवरी था जिसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स थे, FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब ये फॉलिकल्स को ज़्यादा FSH, अगर यहाँ पर FSH बहुत ज़्यादा आने लगा तो कोई ना कोई एक फॉलिकल को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। और स्टिमुलेट करने से क्या हो गया, वो फॉलिकल फूट जाएगा और फूट के अंदर से क्या निकलेगा, ओवम, जो फिर कॉर्पस लूटियम बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, फिर मस्त पैकी उसको ये क्या 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 बोलो, हाँ क्या बोलते हैं, पीरियड्स, मस्त पैकी उसको पीरियड्स आने लगेंगे। ये समझा कि FSH फिर से बताता, देख एरोमेटेज इनहिबिटर क्या कर रहा है, वो एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने नहीं दे रहा।
तो ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, ईस्ट्रोजन कम हो गया। तो जैसे कि मेनोपॉज वाले वीडियो में बताया था कि हाइपोथैलेमस को ईस्ट्रोजन कम मिल रहा है, कम दिख रहा है, तो हाइपोथैलेमस बोलेगा अरे एफएसएच भेजो, एफएसएच भेजो, बहुत ज़्यादा एफएसएच बढ़ जाएगा, एकदम धड़ 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 एफएसएच, बहुत एफएसएच बढ़ गया। एफएसएच का मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेट करेगा ये वाला एफएसएच वाला हार्मोन, ये यहाँ गया कहाँ, ओवरी में। अब ओवरी में क्या है, बहुत सारे फॉलिकल्स है, बट वो फॉलिकल्स फूट के जो एफएसएच जो काम करता है नॉर्मली एक फॉलिकल में, और फॉलिकल खुलता है या फूटता है, जिसको हम लोग रप्चर बोलते हैं वर्ड, रप्चर करके अंदर से ओवम नहीं निकाल रहा क्योंकि एफएसएच बहुत कम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा था। अब एफएसएच आ गया, फॉलिकल फूटा, ओवम निकला, कॉर्पस लुटियम बना, प्रोजेस्टेरोन बना, पीरियड्स आ गए। लेट्रोजोल का हाई बर्थ रेट लेस मल्टीपल, छोड़, ये समझा नहीं समझा पीछे जा, फिर से बैक करके एक बार फिर से सुन ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसेप्ट को जो समझा, इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अपने, क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे ना तो पीसीओएस की तरह ये ओवरियन हाइपरस्टिमुलेटिंग सिंड्रोम भी रहेगा, पीसीओएस की तरह इनफर्टिलिटी भी रहेगा, पीसीओएस की तरह तेरा मुलेरियन नहीं, वो मोलर प्रेगनेंसी जो होता है वो रहेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो रहेगा, सब पीसीओएस की तरह ही लगते सब। उसमें भी ईस्ट्रोजन बढ़ता, ईस्ट्रोजन घटता, एंड्रोजन बढ़ता, वगैरह वगैरह। ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन छोड़ो, इरेगुलर साइकिल के लिए तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ही, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है किसी भी इरेगुलर साइकिल के लिए। हाँ, अब हिर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट, क्योंकि पीसीओएस से इंसान को हिर्सुटिज्म हो रहा था, तो अब हिर्सुटिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, एंटी एंड्रोजन। क्यों, हिर्सुटिज्म होने का मतलब क्या है, हिर्सुटिज्म का मतलब ये हो गया ना कि जो एंड्रोजन है वो एंड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो एंटी एंड्रोजन अगर देंगे तो एंड्रोजन को कम कर देगा, एंड्रोजन कम करेगा तो बाल कम बनेंगे। इसमें स्पाइरोलेक्टोन है, और स्पाइरोलेक्टोन हम लोग ने अभी स्पाइरोलेक्टोन को भी पढ़ा था, स्पाइरोलेक्टोन का हमने क्या पढ़ा था, स्पाइरोलेक्टोन का पढ़ा था हमने DISCKO, डिस्को ड्रग्स मतलब कि ये गाइनेकोमेस्टिया करता है, गाइनेकोमेस्टिया करता है। डिस्को से डी से डीऑक्सिन, डिजॉक्सिन, एस से स्पाइरोलेक्टोन, सी से सिमेटेडिन, के से कीटोकोनाजोल, और ओ से ओइस्ट्रोजेन। सिमेटिडिन करके है, रानिटिडिन, सिमेटिडिन, वो एंटी एसिड वाला जो ड्रग है ना, टिडिन वाले सारे, वो उसमें से एक है सिमेटिडिन, वो आगे पढ़ेंगे है। नहीं, वो तूने इसमें पढ़ा होगा, फार्मा में पढ़ा होगा, GIT वाले में, एंटी एसिड वाले में। फिर दूसरा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, वो छोड़ो। हाँ, ये एक साइकिल है, ये काम का नहीं है, बट फिर भी देख ले। कैसे बताऊँ, कहाँ से बताऊँ, छोड़। इस एक औरत को डिप्रेशन हुआ, वो ज़्यादा खाने लगी तो मोटी हो गई, मोटी होने से उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो एनोवुलेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बना तो फिर उसको क्या हो गया, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनने लगे, ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनने से हिर्सुटिज्म होने लगा, हिर्सुटिज्म से और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। तो ये एक विशेष साइकिल है, क्या है पता नहीं, बट ठीक है, वो था बस ऐसे ही समझाने के लिए साइकोलॉजी। ये देख अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। यंग गर्ल, ठीक, इरेगुलर साइकिल, ओके, एक्ने, अच्छा, हिर्सुटिज्म। तो जैसे ये यंग गर्ल और हिर्सुटिज्म पढ़ा ना, ऐसे फटाक करके दिमाग में ये आने लगा कि यंग गर्ल को हिर्सुटिज्म तभी होगा जब उस यंग गर्ल के शरीर में एंड्रोजन बहुत ज़्यादा होगा। अब एंड्रोजन बहुत ज़्यादा होने का जो मेन रीज़न है हिर्सुटिज्म का, 75% हिर्सुटिज्म का मेन रीज़न था PCOS। तो ये PCOS होने के चांसेस है। तो उसमें क्या है, फिर कंट्रोल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए और साइप्रोट्रेन दिए। तो इसमें क्या, ईस्ट्रोजन वो प्रोलिफरेट करेगा एंडोमेट्रियम को, ओके, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी बनाएगा एंडोमेट्रियम को, ओके। जो COC है ना, COC में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, सिक्रेटरी कर रहा है, और ये जो साइकोपेट्रोन है वो एंटी एंड्रोजन है। तो एंटी एंड्रोजन से क्या हो गया, उसका जो हिर्सुटिज्म वाला मैटर है, जो एक्ने वाला मैटर है, वो कम हो गया। इसीलिए हमेशा ईस्ट्रोजन has inherent progesterone action, so we don't give it progesterone। हाँ, छोड़, यही था,
सर्जिकल ट्रीटमेंट तो हाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट पीसीओएस का सर्जिकल ट्रीटमेंट है लेप्रोस्कोपिक ओवरियन ड्रिलिंग। ये एमसीक्यू है, ये आता है। इसमें बर्न करते हैं ओवरियन स्ट्रोमा को, जो ये ओवरी में जो बहुत सारे ये है ना साइड साइड में, तो क्या करते हैं ओवरी का ना बीच वाला पार्ट छोड़ के इसको छोड़ते, इसको छोड़ देते, इसको नहीं ड्रिल करते, बाकी इनको ना ऐसे ड्रिल कर देते थे, गूँ 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 ड्रिल कर देते ताकि ये फॉलिकल्स मर जाए। ये देख देख देख, ये बीच का छोड़ के ये इनको ड्रिल कर दिया, तो ड्रिल करने से फॉलिकल्स मर जाएंगे मतलब ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ज़्यादा फॉलिकल्स नहीं रहेगा, तो जो एफएसएच, जितना भी एफएसएच उस शरीर में कम भी है ना, तो अगर फॉलिकल्स ज़्यादा नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी 1 या 2 फॉलिकल होगा उसको वो पूरा का पूरा एफएसएच मिलेगा, तो वो फूटेगा, मतलब रिप्चर होगा और ओवम निकलेगा। और क्या है, COC, मेटफॉर्मिन, लेट्रोजोल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इनफर्टिलिटी। ओके, ये वाला याद रखना। बस यही था क्या? हाँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते देख, एम्स का है। ओके, फॉर PCOD ऑल द फॉलोइंग आर ऑप्शन ऑफ ओव्यूलेशन एक्सेप्ट, ये देख रही है, एक्सेप्ट ओवरियन ड्रिलिंग, हाँ ओवरियन ड्रिलिंग कर रहे थे। लेट्रोजोल, हाँ मेडिसिन लेट्रोजोल दे रहे थे। क्लोमिफेन सिट्रेट, हाँ क्लोमिफेन सिट्रेट दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे, अभी फिर से दिखा देता। ये देखो, ये रहा लेट्रोजोल क्या कर रहा है, एरोमेटेज इनहिबिटर, जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा, तो क्या हो रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है, तो वो फॉलिकल को ये कर रहा है, फुटा रहा है। ये हो गया। और क्लोमिफेन सिट्रेट कहाँ पड़ा था, क्लोमिफेन सिट्रेट यहाँ ऊपर पड़ा था। क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट हम लोग IVF में भी देते हैं ताकि ज़्यादा ओव्यूलेशन हो। कहाँ पर है, तेरे को दिख रहा है क्या कहीं, क्लोमिफेन सिट्रेट वेट रिडक्शन में, हाँ ये रहा क्लोमिफेन सिट्रेट। ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन करता है, ओव्यूलेशन के लिए काम आता है, जो कि 80% केसेस आउट ऑफ विच प्रेगनेंसी में भी अचीव इन 40% केसेस। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो है ना, ये IVF में भी काम आता है, जो बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन PCOS में क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है, तो FSH कम आ रहा है, जो मैंने तुझे को उस टाइम पे बताया था, यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे बताया ना FSH, कि ज़्यादातर एस्ट्रोजन होने से FSH कम आ रहा है, तो उसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, तो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है तो ओवम नहीं बन रहा है, तो ओवम नहीं फूट रहा है। तो ये हो गया, इसमें यूलिप्रिस्टोल नहीं होता, क्योंकि यूलिप्रिस्टोल जो है ना, वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, जो 120 आवर्स के अंदर देते हैं, इसके सेक्स के 120 आवर्स अंदर देने का मतलब 5 डेज़, ये सबसे लॉन्गेस्ट है मेडिसिन, जो इंडिया में नहीं मिलता। वैसे भी इंडिया में जो मिलता है वो ये 3 दिन का होता है, 72 आवर्स का, वरना 5 डेज़ अगर हो गया तो इसमें कॉपर टी देते हैं। क्रॉसवर्ड्स, द कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन 30-year-old इज PCOS 75%। ड्रग ऑफ चॉइस एल से था ना कुछ, तो लेनोट्राजोल करके कुछ तो था। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज सीन। द मोस्ट कॉमन ओवरियन डिफेक्ट इन PCOS, द मोस्ट कॉमन ओवरियन डिफेक्ट इन PCOS, मोस्ट कॉमन ओवरियन डिफेक्ट क्या होगा, एनोव्यूलेशन, द हाइपोथैलेमिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकेज, पता नहीं, सब कुछ आना चाहिए ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें, अरे यार उसमें तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता प्रेपलेटर के ऐप में, रुक वो मैं करता तेरे को, वो इसमें ऐड करता।